स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं एज्यूम कर रही हूं कि आपने सिंसियर स्टूडेंट की तरह जो कंपनी लॉ का अपना पूरा सिलेबस है वो 4 घंटे के वन शॉट से पूरा कवर कर लिया है और अब आप यहाँ वीडियो पे आए हो ताकि आपके हाथ से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल ना जाए, कोई भी टॉपिक आपने ये सोच के छोड़ दिया हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है और वो इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा कुछ ना रह जाए। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो और आपने 4 घंटे का वन शॉट नहीं पढ़ा है तो गाइस प्लीज़ मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है अप्रॉक्स 50 पेजेस की है और इसमें मैंने हर यूनिट से 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो मैं अगर सबको डिटेल में एक्सप्लेन करनी चाहूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट हाँ, आई विल ट्राई कि मैं सारा जो क्रक्स है वो आपको बता दूं और आप इस वीडियो को लेके इसे पढ़ सकते हो। मैंने ये जो पीडीएफ है ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है और ये नोट्स के ही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है, तो जिन लोगों ने नोट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो वही सारा कंटेंट है, कुछ अलग से मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इज, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। मैंने पहले ही बताया कि केस लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना मत। ठीक है, सारे याद नहीं कर सकते बट ट्राई टू लर्न इंपॉर्टेंट वाले केस लॉज। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है और ये लॉ के अंडर बनी है और ये परपेचुअल सक्सेशन है। इसका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है, भले ही उसके मेंबर्स की डेथ हो जाए, भले ही उसके मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहती है जब तक उसे लीगली डिसॉल्व ना किया जाए, है ना। और कंपनी की एक कॉमन सील होती है। सही बात है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो आके खुद से तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, तो उसकी सिग्नेचर की जगह एक कॉमन सील रखी जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो लॉ के अंडर क्रिएट हुई है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी माइंड सोल नहीं है, लेकिन लॉ उसे पर्सन की तरह ट्रीट करता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है। इसका मतलब क्या है कि उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहता है, भले उसके मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज री मीट सप्लायर गिल्डफोर्ड लिमिटेड। ठीक है, और फाइनली क्योंकि आर्टिफिशियल कंपनी है तो इसलिए वो साइन नहीं कर सकती, इसीलिए उसके लिए कॉमन सील बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड डिस्कस द सर्कमस्टांसेस वेयर द कोर्ट लिव द कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या होता है कि देखो ये माना जाता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी समझो पहले। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी है ना वो अपने मेंबर से अलग है। ठीक है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। भले ही ये जो चिंटू है, इस चिंटू ने ये कंपनी बनाई है, लेकिन कंपनी अलग है और चिंटू अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो उस चीज़ को कहते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। लेकिन कई बार ये जो कॉर्पोरेट विल है इसको उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार चिंटू जैसे जो लोग होते हैं ना वो कंपनी को बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, फ्रॉड करने के लिए, कुछ और चीज़ करने के लिए, तो इसीलिए उठाना पड़ता है। तो देखते हैं क्या लिखा है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर से अलग। ये जो लीगल सेपरेशन है इसी को कॉर्पोरेट वेल कहते हैं, जो कि इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने खुद के कार्यों के लिए खुद ही लाइबल है। ठीक है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होते, लेकिन कई बारी जो है इसका जो है कंपनी का मिसयूज करा जाता है फ्रॉड करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को डिफीट करने के लिए। तो इसीलिए कोर्ट कई बारी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वाला जो ये चीज़ है उसको इग्नोर कर देती है। अब कब कब इग्नोर करती है, तो या तो उसे डिटरमाइन करना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी है उसका रियल कंट्रोल किसी और के पास हो, किसी एनिमी के पास हो। कभी ऐसे देखने के लिए कि कहीं टैक्स बचाने के लिए तो काम नहीं करा गया है, या कि कोई फ्रॉड जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए भी करा जाता है। इसके अलावा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उनको डाइवर्स करने के लिए भी करा जाता है। मतलब डायरेक्टर जो है कंपनी का यूज़ करते हैं ताकि वो जो पर्सनल गेन है उसको डाइवर्ट कर सके। और कंपनी जो है एज अ शेम भी बनाई जाती है, मतलब सिर्फ एज अ फिकर्ड होती है, मतलब पपेट होती है और उसके पीछे ट्रू कंट्रोल किसी और का होता है और वो फ्रॉड करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी इज इन अ लॉ इज डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द मेंबर। सेम ही बात बोली है कि जो कंपनी है वो लॉ की नज़रों में अपने मेंबर से एक अलग पर्सन है। सही बात है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने मेंबर से अलग है, कंपनी का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है और कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, वो किसी को भी सू कर सकती है, उसको भी कोई भी कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस डाल सकता है। ठीक है, अब इसका जो फंडामेंटल केस है दैट इज सेलमन वर्सेस सेलमन। गाइस, ये वाला केस लॉ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये केस लॉज की मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है इस वाले की, ये ज़रूर याद करके जाना, इसे प्लीज़ याद करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज पब्लिक कंपनी, स्टेट द प्रोविजन फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो देखो सिंपल जो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है उसमें तो सिंपल ये लिखा है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब उसके पास राइट है कि वो पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है उसकी जो सिक्योरिटीज़ है जैसे शेयर डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है उसको वो पूरा करना पड़ता है, ठीक है, मतलब 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वो चीज़ उसे पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी आती है जो कि सब्सिडरी होती है कंपनी की, और वो भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट कर सकती है पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, फ्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, और इसके पास जो है मिनिमम नंबर की लिमिट होती है वो भी से फुलफिल करनी होती है, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होता है पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी? तो सबसे पहले स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रिसोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे 75% की मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। स्पेशल रिसोल्यूशन पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास स्पेशल रिसोल्यूशन, अल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑर्डर अप्रूव पूरा का पूरा सबमिट करना पड़ता है, ये 3 चीज़ें। देन उसके बाद फ्रेश सर्टिफिकेट जो है इशू होता है अगर जो लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है? एक फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑब्लिगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी जो लीगल आइडेंटिटी और कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट थ्रू विच पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है तो दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो बता देते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगे हों कि वो अपनी जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और मैक्सिमम मेंबर भी इसमें सिर्फ 200 हो सकता है। इसके अलावा वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे कि पब्लिक कंपनी कर सकती है, ठीक है। कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस दिया है, सेम चीज़ जो ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इलीगल एसोसिएशन। तो देखो इलीगल एसोसिएशन क्या होती है? कोई भी एक एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप जिसमें 50 मेंबर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बनी भी इसलिए होती है कि कोई प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस चलाना है, 50 मेंबर से ज़्यादा भी उसमें होता है, लेकिन वो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती या फिर किसी और वैलिड लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो इस वजह से वो इलीगल हो जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है अगर कोई भी एसोसिएशन के अंदर 50 मेंबर से ज़्यादा होते हैं तो, बट 50 मेंबर से ज़्यादा होने के बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है तो दैट इज़ इलीगल एसोसिएशन। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं? तो देखो इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि किसी लॉ के अंडर इसको रजिस्टर नहीं करा तो लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, ये भी किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकती। इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोर्ट में जाके कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा नहीं हो रहा, तो इनफोर्सेबल होता है, अनइनफोर्सेबल, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कल के दिन को जो मेंबर्स हैं अगर कोई बात आती है तो मेंबर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर भी क्लेम करा जा सकता है, और जितने भी मेंबर ऐसे इलीगल एसोसिएशन में होते हैं उन पे फाइन लगाया जाता है, उन पे पेनल्टी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट इन इलीगल एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोड्यूसर कंपनी। ये प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है? स्टेट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द प्रोड्यूसर कंपनी इज एस्टैब्लिश। तो देखो प्रोड्यूसर कंपनी एक स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट एंटिटी है जो इसलिए बनी है, किस लिए? ताकि प्रोड्यूसर की जो एक्टिविटी है कैरी आउट हो सके। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, हैंडलूम, यही सब लोग इसके मेंबर भी होते हैं। और इसके अंदर प्रिंसिपल होता है 1 मेंबर 1 वोट का, मतलब भले ही आपके शेयर 10% हो, आपके शेयर 20% हो कंपनी में, डजेंट मैटर, हर मेंबर का 1 वोट होता है, ठीक है। और इसका लीगल फ्रेमवर्क यही होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कितने मेंबर चाहिए? तो अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है तो इंडिविजुअल 10 चाहिए, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे फार्मर्स का एक साथ मिलकर कोई इंस्टीट्यूशन होता है, तो अगर इंस्टीट्यूशन है तो एटलीस्ट 2 इंस्टीट्यूशन होने चाहिए इसके मेंबर, तभी प्रोड्यूसर कंपनी बन सकती है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो प्रोड्यूसर कंपनी का होता है वो ये होता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर और कलेक्टिव डेवलपमेंट करना प्रोड्यूसर्स का, मतलब इनका इकोनॉमिकली वेलफेयर करना। और ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फार्मर्स जनरली और रूरल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली इट कैन बी स्टैब्लिश फॉर कौन कौन सी चीज़ों के लिए स्टैब्लिश हो सकती है? तो प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोसेसिंग मार्केटिंग के लिए, इक्विपमेंट सप्लाई, टेक्निकल सर्विस या पावर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द सब्सिडरी कंपनी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। देखो सब्सिडरी कंपनी का मतलब है कि एक कंपनी जो किसी और कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में है, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। मतलब
मतलब 50% से ज़्यादा होल्डिंग है इस कंपनी की, इस वाली कंपनी के ऊपर, तो इसलिए ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी की क्या हो गई है, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस तो होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि 20% से 50% तक शेयर होल्डिंग होती है। मतलब मान लो ये कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है, इस कंपनी में 20 से 50% तक शेयर होल्डिंग है, तो ये वाली कंपनी इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा होगा तो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। बस यही डिफरेंस है, बाकी डिटेल डिफरेंस तो आपको नोट्स में पढ़ ही लिया होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो नोट्स परचेस करके पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फॉरेन कंपनी एंड इज इट नेसेसरी टू कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। तो देखो फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड एज कॉर्पोरेट बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है, और उसके साथ साथ प्लेस ऑफ बिजनेस होने से कुछ नहीं होता, वो बिजनेसेस में एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बाहर बनी है बस यहाँ पे इंडिया में तो एक ऑफिस बना दिया, नहीं, उस ऑफिस से बिजनेस एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी चीज़ पूछी है कि क्या फॉरेन कंपनी को इंडिया लॉज को कंपाइल करने की ज़रूरत है। हाँ तो है, yes, foreign company is legally required to compile with the provision of Company Act. This ensure transparency and regulatory supervision. ये क्या इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे और रेगुलेटरी सुपरविजन रहे। अब क्या क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पूछा है ना कि कितने एक्सटेंट तक उन्हें करने की ज़रूरत है, कंपाइल करने की ज़रूरत है। तो देखो क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, जैसे चार्टर डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का हो तो को एज ए लीगल पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी के बिहाफ पे। मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना पड़ता है, कंपनी का नेम और जो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो हर एक ऑफिशियल बिजनेस लेटर पे, बिल पे और पब्लिकेशन पे दिखाना पड़ता है। इसके अलावा जो जनरल लॉज है इंडिया के उनको भी फॉलो करना पड़ता है, टैक्सेशन के लॉज या फिर फेमल रेगुलेशन वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड यूनिट दैट इज फॉर्मेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब देखो पहले क्वेश्चन है हु आर प्रमोटर, डिस्कस द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं, तो देखो जो पहले कंपनी बढ़ती है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो पहले स्टेज पे लोग होते हैं ना, दैट्स आर प्रमोटर। ठीक है, मान लो कंपनी बनाने का आइडिया जिन लोगों के दिमाग में आता है, जो कंपनी बनने के पहले जितने भी सारे काम है सारे कर रहे होते हैं, दोज आर प्रमोटर्स। तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, टेक अ नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंगिंग अ कंपनी टू द एग्जिस्टेंस। मतलब कंपनी को एक्चुअल में एग्जिस्टेंस लाने में जितने भी लोगों ने हेल्प की होती है, दोज आर द प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर कौन होते हैं, जिनका नेम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न पे होता है, या जिनके पास कंपनी के पूरे अफेयर्स को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है प्रमोटर्स का, तो देखो सबसे पहले ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नेम डिसाइड करते हैं कंपनी का, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करते हैं, फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनने से पहले जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं कंपनी के लिए, दोज आर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, उनमें एंटर करते हैं। फिर इनिशियल कैपिटल जो होती है, पैसा जो होता है स्टार्टिंग का, वो ये अरेंज करते हैं। उसके बाद लीगल और प्रोफेशनल एडवाइजर को अपॉइंट करते हैं। अब इनकी लीगल पोजीशन क्या होती है प्रमोटर की, तो देखो फिड्यूशरी पोजीशन होती है। फिड्यूशरी पोजीशन मतलब ट्रस्ट वाली पोजीशन, इनकी पोजीशन होती है ट्रस्ट वाली पोजीशन, क्योंकि कंपनी यही बनाते हैं ना। ठीक है, और तो कंपनी उस टाइम पे आती नहीं है जब तक ये प्रमोशन करते हैं, लेकिन इन पे एटमोस्ट ड्यूटी है कि ये कंपनी के भले के लिए काम करे, अपने भले के लिए काम ना करे। तो प्रमोटर ऑनेस्ट काम करे, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, जितने भी मटीरियल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको सबके सामने बताए। ठीक है, और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे। अब ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर को मैंने और डिटेल में यहाँ पे लिखा है ताकि आप ढंग से पढ़ सको। ड्यूटी टू एक्ट इन अ गुड फेथ, हमेशा कंपनी के भले के लिए काम करे। ड्यूटी टू अवॉइड ए सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट ना कमाए जहां उसका फायदा हो रहा है बट कंपनी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे केस लॉ भी मैंने मेंशन किया है कि कौन सा वाला आपको लिख के आना है एग्जाम में। देन ड्यूटी टू फुल डिस्क्लोजर, प्रमोटर्स को जितने भी मटेरियल फैक्ट है, लाइक कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने कंपनी को सोल्ड करी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनका खुद का क्या इंटरेस्ट है, ये सब भी बताना पड़ता है। और इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ ये वाला है। ठीक है, देन उसके बाद ड्यूटी नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ द पोजीशन, अपनी पोजीशन का कोई भी अनफेयर यूज़ नहीं करना है पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसके अलावा रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रमोटर्स जो हैं कंपनी आने से पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है, उनकी ड्यूटी है कि वो केयरफुली उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, कोई भी फालतू के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को ना फंसा दे। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर अ फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट। अगर प्रोमोटर्स ने कोई भी फॉल्स मिस स्टेटमेंट करा है प्रोस्पेक्टस में या मिसलीडिंग डिस्क्लोजर करा है तो उन पर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लग सकती है और उन्हें कंपनसेट भी करना पड़ सकता है। हु इज़ द प्रमोटर,
एंड व्हाट इज इज लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। फिर से ये क्वेश्चन है कि प्रमोटर कौन है, ठीक है, और उनकी लीगल पोजीशन क्या है। तो मैंने बताई दी कि लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर्स की, दैट इज फिड्यूशरी पोजीशन, कि वो ट्रस्ट में है, उनका रिलेशनशिप क्या है कंपनी से, कि ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है। डिटेल में मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर द नलिटी, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग सच कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी अभी बनी नहीं है, उससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट आर प्रिलिमिनरी। नलिटी का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या फिर इनफोर्सेबल है, मतलब उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं, जब कंपनी बनी नहीं है। एक जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि दो कॉम्पिटेंट पार्टी हो और उनका एग्जिस्टेंस हो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है, कंपनी होती है, और दूसरी पार्टी कौन होती है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे होते हैं। बट कंपनी का तो लीगल एग्जिस्टेंस तब तक हुआ ही नहीं होता, तो वो कॉम्पिटेंट पार्टी कैसे हो गई, है ना, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो बाद में आता है। तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनकॉर्पोरेशन के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो कंपनी को बाइंड नहीं करते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन और इसके अलावा इन कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कंपनी, यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कंपनी, कि कंपनी जो है एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। बट कंपनी लॉ 2013 ने कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो था 1963 का, उसने कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे प्रमोटर्स को। क्या रिलीफ प्रोवाइड करे कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्यों बना है, कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड फॉर अ पर्पज ऑफ कंपनी, कंपनी के पर्पज़ के लिए बना है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर आ रहा है, और तो कंपनी उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। देन आता है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है पहले समझो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये मेन चार्टर या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ये बताता है कि कंपनी की लिमिट क्या है, कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है, ठीक है, कंपनी का रिलेशन क्या रहेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, वो ये बताता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी का जो इंटरनल मैटर्स है उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल चार्टर ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बेसिक कंडीशन होती है जिस बेसिस पे कंपनी बनी है, क्या क्या कंपनी कर सकती है, उसके पावर, ऑब्जेक्टिव, रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड, सब कुछ इसी के अंदर बनते हैं। अब इंपॉर्टेंस आप इसी तरीके से देख सकते हो कि ये ना कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के पावर एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकता है। कोई भी चीज़, कोई भी काम ऐसा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर है, अगर वो जाके किया या ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर करती है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ठीक है। इसी चीज़ से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, और भी मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब हम ना नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि किस तरीके से जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जा सकता है। तो देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 75% मेजॉरिटी के साथ पास होता है स्पेशल रिसोल्यूशन, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो नोटिस है प्रपोज अल्ट्रेशन का वो क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर को और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुश हो जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कंफर्मेशन जो ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट का उसे रजिस्ट्रार ऑफ बोथ द स्टेट, जो दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार हैं उनके पास जाके फाइल करना होगा। और फाइनली जो रजिस्ट्रार है न्यू स्टेट का वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Vinkate Limited has its registered office in Jaipur in the state of Rajasthan. For a better administration and control, company want to shift a registered office to Patna in the state of Bihar. What formalities the company has to compile with under the provision of Company Act 2013 to shifting registered office? यहाँ ये बोला है कि Vinkate Limited एक कंपनी है जिसका ऑफिस कहाँ है, राजस्थान में है, और उसे शिफ्ट कहाँ करना है, बिहार में करना है। तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ उसे करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली आपको यही पूछ रहा है कि अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो क्या प्रोसेस होने वाला है। सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर अभी बताया ना वही आपको यहाँ लिखना है। तो मैम आपने फिर ये वाला क्वेश्चन क्यों लेके आए, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछे कि अच्छा ये बता दो, नहीं, वो इस तरीके से आपको एक थोड़ा सिनारियो दे के भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग लगा के सोचना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो आंसर्स तो पूरा वही होने वाला है और डिटेल में लिखा है मैंने यहाँ पे ताकि आप अच्छे से लिख सको। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक,
व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टारकांडा रूल भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कंपनी लॉ ने फॉर्मुलेट करा है, और कौन से जजमेंट के बाद आया है, तो ये लैंडमार्क केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारकांडा, उसके बाद ये बना है, इसीलिए इसका नाम भी ये है, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन वॉज टू डेवलप टू प्रोटेक्ट द आउटसाइड हु डील विद द कंपनी। ये डॉक्ट्रिन क्यों बनी है, ताकि जो बाहर के लोग हैं जो कंपनी से डील कर रहे हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको एक और डॉक्ट्रिन पढ़ाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आप पहले ये समझो, उसके बाद आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पता चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि अगर आप कोई बाहर का इंसान है, मान लो ये रिंकू है, ये कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो कंपनी लॉ ऐसा कहता था कि देखो तुम बाहर के इंसान हो तो क्या हुआ, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो तो पब्लिकली एप्लीकेबल है, तो आपको जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको जितने भी पब्लिक इंस्पेक्शन के नोटिस हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहते हैं कि चलो ठीक है, जो पब्लिकली जो सारे डॉक्यूमेंट है वो तो किसी इंसान को पता होने चाहिए, बट अगर इंटरनल प्रोसीजर में कंपनी की कोई इरेगुलरिटीज़ हो जाती है तो उसके लिए कोई बाहर का पर्सन रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। अब इसका एग्जाम्पल ना आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारकांडा। इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी ने ना पैसे बोरो करे बाहर से, कंपनी का जो डायरेक्टर था उसने पैसे बोरो करे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर जो डायरेक्टर है ना उसके पास अथॉरिटी तो थी कि वो पैसे बोरो कर सकता है, लेकिन रिसोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। अब मान लो ये जो बाहर का रिंकू है, इसने इसको पैसे तो दे दिए कंपनी के डायरेक्टर को, बट इसे थोड़ी पता है कि कंपनी ने रिसोल्यूशन पास करा है या नहीं करा है। इसने तो बाहर बस इतना देखा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि पावर तो है, अब उसने डायरेक्टर ने बोल दिया कि रिसोल्यूशन तो पास हुआ है, तो अब ये इंटरनल मैटर या इंटरनल इरेगुलरिटी का जो चक्कर है वो बेचारा रिंकू क्यों भुगते, तो इसीलिए आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि ठीक है पब्लिक नोटिस तो पता होंगे, लेकिन अगर इंटरनल में कोई इरेगुलरिटी हो जाती है तो उसके लिए कोई बाहर का इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर वो कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं तो जी डेट वापस नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि इंटरनल इरेगुलरिटी थी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ढंग से इन्फोर्सेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तूने मेरे पैसे ले लिए, वापस कर, है ना, यही तो बात है। देन इसकी एक्सेप्शन आती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहाँ कहाँ नहीं लगता। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर रिंकू को पहले से पता है कि कोई ना कोई इरेगुलरिटी है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर पता नहीं है लेकिन कुछ सस्पेंस है, सस्पिशियस है कि मतलब कुछ इरेगुलरिटी हो सकती है, फिर भी आपने अगर पैसे दे दिए तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगी। या फिर फॉर्गी, अगर कोई फॉर्गी का केस है तो फॉर्गी वाला जो ट्रांजैक्शन है वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है ना, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगती। इसके अलावा अगर अथॉरिटी जो है बियॉन्ड देयर पावर एक्ट कर रही है और तुम्हें दिख भी रहा है, मान लो कोई तुम्हारे स्कूल का चपरासी तुम्हें ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर सकता हूँ। छुट्टी कौन अप्रूव कर सकता है, तुम्हारा सिर्फ प्रिंसिपल, लेकिन तुम्हारे स्कूल का जो गार्ड है उसने तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दी, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना खुद से, तो अपीरेंट है कि इसके पास पावर कैसे हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाज इंस्क्रिप्टेड एज अ एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंक्लूड द गिवन स्टेटमेंट। इसमें बोला है कि देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो एक्सेप्शन है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, है ना। तो ये बात तो मैंने अभी आपको बताई, ऊपर यही तो समझाया है, तो ये सारी चीज़ें इस वाले आंसर में आपको लिख के आनी है। आप इसे एक बार रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा वही सारी चीज़ें लिखा है, वही सारा केस लॉ, ये वाला इंपॉर्टेंट केस लॉ है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसे याद करके जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखा है यहाँ पे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। तो देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल इन्वायरमेंट से डील करता है कि इंटरनली आपको कैसे कैसे कंपनी में चीज़ें होंगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं कि कंपनी की पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, उसकी स्कोप क्या है, वो सब, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो अल्ट्रेशन सेक्शन है दैट इज सेक्शन 13, ठीक है। आर्टिकल का ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 14, ठीक है। और अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चीज़ें करनी हो, कोई अल्ट्रेशन करना हो, तो उसके लिए स्पेशल रिसोल्यूशन लगता है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल रिसोल्यूशन भी लग सकता है और नॉर्मल रिसोल्यूशन भी लग सकता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा स्पेशल रिसोल्यूशन लगेगा, ठीक है। लीगल इफेक्ट क्या है कि अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर है, तो ज़रूरी नहीं है
कि वो मतलब बिल्कुल ही वॉइड अब नहीं शो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई काम है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो तो वो तो अल्ट्रा वायरस है, अवॉइड अब नहीं शो है, फिर तो वो स्टार्टिंग से, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बोरोड द 5 लाख फ्रॉम द मिस्टर देवव्रत, दे हैड द पावर टू बोरो सच मनी बट ओनली सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, इज इट द कंपनी बाउंड टू पे द लोन फॉर देवव्रत, गिव रीजन। देखो इसमें क्या बोला गया कि जो डायरेक्टर है कंपनी का उसने 5 लाख रुपए लिए हैं मिस्टर देवव्रत से, है ना। अब डायरेक्टर के पास पावर तो थी लेकिन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास होना चाहिए था। अब ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास नहीं हुआ तो क्या मिस्टर देवव्रत को अपना लोन वापस मिलेगा? अरे यही चीज़ तो मैंने ऊपर अभी आपको बताई है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। तो आपको यही लिखना है कि ये जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे, बिकॉज ये जो केस है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से गवर्न होता है, जैसे ये वाला रूल मिलता है। और फिर आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। इसका जो केस लॉ है ये वाला, ये आपको ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि ये आपको जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कुछ भी आप कोट करोगे वहाँ ये वाला केस लॉ आपको ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस फॉर ट्रांजेक्शन। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का। अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर, मतलब आपने पावर के बियॉन्ड जाके कुछ काम करा है, कोई भी एक्ट या ट्रांजैक्शन जो कंपनी करती है उसके पावर के बाहर, तो दैट इज अल्ट्रा वायरस, ठीक है। तो कौन कौन से अल्ट्रा वायरस हो सकते हैं? अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम, इसका मतलब क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जो पावर डिफाइन करी है उसके बियॉन्ड जाके आपने कुछ काम करा है। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बियॉन्ड जाके कुछ काम करा है। कभी कभी जो डायरेक्टर है वो अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम कर जाता है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, शेयर कैपिटल। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोस्पेक्टस इज रिगार्ड एज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले ये समझो। जब भी कंपनी अपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, अपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो उससे पहले वो अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है। उसमें बताती है कि देखो ये हमारी कंपनी है, इतना अच्छा अच्छा काम है, स्कोप ये है, फ्यूचर में ये होगा, दैट इज प्रोस्पेक्टस। अब मिसलीडिंग कब होता है? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस तब होता है जब उसके अंदर कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन हो या कोई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपसे छुपा दिया हो, तो दैट इज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अंडर द कंपनी लॉ प्रोस्पेक्टस फेयर, फुल, एक्यूरेट डिस्क्लोजर करना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं? तो रेमेडीज ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रोस्पेक्टस जो था वो मिसलीडिंग था, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है कैंसिल करने की, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा क्या है कि आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। एक बार आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया, उसके बाद अगर कोई भी लॉस हुआ है आपको तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहिनी लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिस्टर रमन नो द फैक्ट, डिड नॉट सब्सक्राइब टू द इशू, बट he purchased some share from the open market and claimed the compensation from the company, can he succeed? देखो इस केस में क्या है कि मोहिनी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू करा। अब रमन को पता था कि कोई फैक्ट जो है वो इसमें छुपाया हुआ है, उसे वो फैक्ट ऑलरेडी पता था लेकिन प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा था, बट उसने डायरेक्टली परचेस नहीं करा, उसने फिर मार्केट से जाके शेयर परचेस करे। तो क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो अगर आपको ऑलरेडी फैक्ट पता है और फिर भी आप शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप अपना डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, आप कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अगर डैमेज क्लेम करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली शेयर्स जो है सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। अगर आप मार्केट से परचेस कर रहे हो तो उस केस में आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पूरे आंसर में लिखी है। आप देख सकते हो कि मिस्टर रमन डिड नॉट सब्सक्राइब टू द इशू, इंस्टेड ही परचेज द शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट, देयरफॉर ही ऑलरेडी नो द फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट वाज मिसलीडिंग बिफोर हिज परचेज, मीनिंग ही डिड नॉट रिले ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑफ गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर, हाउ फॉरफीचर शेयर डिफर फ्रॉम सरेंडर ऑफ शेयर। देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है, फॉरफीचर का मतलब होता है छीन लेना, वापस ले लेना, ठीक है। शेयर्स को फॉरफीट मत करना मतलब का जो भी पर्सन है अगर उसने पेमेंट नहीं करा, मतलब जैसे कॉल मनी मंगाई, अलॉटमेंट मनी मंगाई, ठीक है, अगर वो नहीं पे करी तो क्या होता है कि कंपनी नोटिस देती है 14 दिन का, 14 दिन का टाइम देती है। अगर 14 दिन के बाद भी जो शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं करा तो कंपनी के पास राइट है कि वो जो है शेयर्स वापस ले ले, छीन ले, ठीक है। और मान लो 25 रुपये का शेयर था, उसमें से 10 रुपये दे भी दिए हैं तो 10 रुपये भी फिर वापस नहीं मिलते, वो 10 रुपये भी कंपनी रख लेती है। अब ये फॉरफीचर ऑफ शेयर सिलेंडर ऑफ शेयर से डिफर कैसे है? देखो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? छीन लेना। सिलेंडर मतलब खुद से दे देना। जब खुद से शेयर्स दे जाते हैं तो दैट इज सिलेंडर ऑफ शेयर।
मतलब फॉरफीचर जो होता है वो कंपलसरी होता है, बट जो सरेंडर है वो वॉलेंट्रीली होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड फॉरफीचर ऑफ शेयर फॉर द कंपनी, कैन अ फॉरफिटेड शेयर बी रीइश्यू। तो देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर मैं बता चुकी हूँ, रिक्वायरमेंट क्या क्या है वैलिड फॉरफीचर करने की वो हम देख लेते हैं। फॉर अ फॉरफीचर टू बी वैलिड क्या होना चाहिए कि पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपको अलाउ कर रहा होना चाहिए कि आप जो है फॉरफीचर कर सकते हो शेयर का, ठीक है। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको एक फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स को कि कितना उनका अनपेड अमाउंट है, और 14 दिन का टाइम देना पड़ता है कि वो पेमेंट कर सके, ठीक है। अगर 14 दिन के टाइम के बाद भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक प्रॉपर रिसोल्यूशन पास करके जो शेयर्स है वो फॉरफीट कर सकता है, ठीक है। और वो भी बोनाफाइड इंटरेस्ट में होना चाहिए, फ्रॉडलेंट या कोल्यूसिव मैनर में नहीं होना चाहिए। और फॉरफीचर शेयर जो है वो रीइशू करे जा सकते हैं, ठीक है। फॉरफीचर का अगर जो शेयर कर लिए तो वो रीइशू करे जा सकते हैं दोबारा। देन आता है बाय बैक ऑफ शेयर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव द शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, एक्सप्लेन दिस एंड स्टेट द कंडीशन गवर्निंग अ बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेस कर लेती है तो दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बाय बैक ऑफ शेयर से क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ है वो इंक्रीज होगी। हाँ होगी, ऑफकोर्स होगी। तो कैसे होगी वो देखते हैं। देखो बाय बैक से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाएंगे, है ना। मतलब जितने लोग हैं बाहर जिनके पास शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि हमने शेयर्स परचेस कर लिए, तो इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी और जो नेटवर्थ है रिमेनिंग शेयर होल्डर्स की वो भी इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि बाय बैक ऑफ शेयर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक तो सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट जो है इसको गवर्न करता है। सबसे पहले जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथराइज प्रोवाइड करे कि आप बाय बैक कर सकते हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मना कर रहा है ना कंपनी को कि वो बाय बैक नहीं कर सकता, तो आपको पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि बाय बैक के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आ सकता है, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या जो पहला पैसा आपके पास रखा है जब आपने पहले शेयर इशू करे थे उससे अगर आपके पास कोई पैसा रखा है। सिर्फ इन्हीं 3 जगह से आप जो है बाय बैक के लिए पैसा ले सकते हो। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ऑथराइज करता है 10% ऑफ द बाय बैक। अगर 10% ऑफ बाय बैक करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही दे देगा अथॉरिटी की, ठीक है कर लो। बट अगर आपको 25% बाय बैक करना है, ठीक है, 25% किसका, जो आपकी टोटल पेड अप इक्विटी है और जो फ्रेश रिजर्व है उनका टोटल जो है, ये पेड अप इक्विटी और जो फ्रेश रिजर्व है उनको ऐड करके अगर उसके 25% तक का आपको बायबैक करना है तो इसके लिए आपको शेयर होल्डर की मैंडेटरी मीटिंग बुला के उसमें स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर क्या है कि जो भी आप शेयर बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्शली पेड अप नहीं हो सकते। उसके बाद बायबैक करने के बाद आपका जो रेशियो होगा आपके डेट का और पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बायबैक का प्रोसेस है वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आपने स्पेशल रिसोल्यूशन या बोर्ड रिसोल्यूशन पास किया है तो, ठीक है। देन उसके बाद आता है, और हाँ एक चीज़ और कि आपने एक बार बायबैक कर लिया तो दूसरे बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप आपका होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, कैन इट बी यूज्ड इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो देखो बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि बुक बिल्डिंग में जो कंपनी है वो खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती शेयर्स का, बल्कि वो क्या करती है कि डिमांड और सप्लाई बेसिस पे खेलती है कि डिमांड कितनी है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी इंट्रिंसिक वर्थ जो है सिक्योरिटी की वो डिटरमाइन करती है। कैसे, तो पहले कंपनी क्या करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी बुक रनर का, ठीक है। बुक रनर क्या होता है कि ये रेज करता है कैपिटल, मतलब मर्चेंट लीडर होता है। देन उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करती है, इस ड्राफ्ट को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। देन बुक रनर की हेल्प से प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ना कई सारे बैंड होते हैं, प्राइस बैंड, फ्लोर प्राइस होता है, मतलब मिनिमम बिड प्राइस कितना होगा और मैक्सिमम बिड प्राइस कितना होगा वो सब लिखा होता है। उसके बाद जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना होता है। देन उसके बाद सैनिटेट मेंबर को अपॉइंट करना होता है जो कि बिड कलेक्ट करता है लोगों से। बिड का मतलब क्या होता है कि मान लो तुमने 3 प्राइस इशू कर दिए, 25 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हम 25 रुपये में खरीदना चाहते हैं, कुछ 50 में, कुछ 60 में। तो ये जो लोग हैं जो अपना मतलब बता रहे हैं कि हम इतने इतने में खरीदेंगे, दैट इज़ बिड। देन उसके बाद जो बिड है वो इनवाइट करी जाती है। उसके बाद जो ऑर्डर बुक है वो मेंटेन करी जाती है, मतलब जितनी भी बिड रिसीव हुई है ना को उनको एक सिस्टमैटिक मैटर में लगाया जाता है। देन उसके बाद बिड क्लोज होती है। देन बिड को इवेल्युएट किया जाता है और फिर इशू प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, मतलब किस प्राइस पे, कौन से वाले प्राइस पे कितनी डिमांड आई है। मान लो
65 वाले प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिमांड आई है तो उसी को इशू प्राइस रखा जाएगा एंड देन उसके बाद अलॉटमेंट करा जाता है। ये होता है पूरा प्रोसेस। देन यहाँ लिखा है, और जो ये सेकेंड पार्ट था, कैन इट बी यूज्ड इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, तो हाँ, बायबैक ऑफ शेयर में भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बोनस इशू, स्टेट द कंडीशन मस्ट कंपाइल बिफोर द बोनस इशू। तो देखो बोनस इशू क्या होता है कि हम जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनके एग्जिस्टिंग प्रपोर्शनेट शेयर होल्डिंग में कुछ नए शेयर्स इशू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट इज बोनस इशू। मान लो अभी जो राम है उसको उसके पास कितने शेयर है, 2% शेयर है, तो हम जो नए शेयर्स इशू करेंगे उसमें 2% शेयर एज अ बोनस इशू फ्री में हम राम को इशू करें, तो दैट इज बोनस इशू। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन होती है, तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड करना चाहिए कि आप बोनस इशू कर सकते हो। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पे बोनस इशू होता है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है। फिर अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो आपने किसी का भी कर्जा ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें डिफॉल्ट करा है कि आपने किसी का कर्जा है आपके ऊपर और आपने वो पे नहीं करा, या इंटरेस्ट पे करना था डेट पे वो पे नहीं करा। फिर कोई भी एम्प्लॉय का जो ड्यू है वो भी आपके ऊपर मतलब कोई भी एम्प्लॉय का स्टेचुरी ड्यू आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। देन पार्शली पेड अप शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं तो आपको फुल्ली पेड अप करके इशू करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो देखो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है कि आप जो अपने शेयर्स है ना वो फिजिकल फॉर्म में ना रख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। अब इसमें क्या है कि अगर आपके जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप उन्हें ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें स्टाम्प ड्यूटी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे फीचर्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मेन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। देन आता है हु इज द मेंबर ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ एक्वायरिंग अ मेंबरशिप कंपनी। मेंबर कौन होता है कंपनी के? मेंबर ऑफ कंपनी वो होते हैं जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी के अंदर होता है, ठीक है, और वो एग्री करे होते हैं कि हाँ हम मेंबर बनने को तैयार है। अब किस तरीके से आप मेंबरशिप ले सकते हो, तो एक तो यह है कि आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लो बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। तो जिस पर्सन का नाम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बन जाता है। इसके अलावा आप कंपनी के शेयर परचेस कर लो तो इस तरीके से भी आप मेंबर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफर के थ्रू बन रहे हो, मतलब पर्सन में एक्वायर मेंबरशिप थ्रू द ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो आप मेंबर बन सकते हो। या फिर ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर का, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि ये मतलब होता तो यही है कि शेयर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाता है, लेकिन ये पर्सन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, बट इसलिए कर रहा होता है कि या तो पहले वाले पर्सन की डेथ हो गई है तो अब उसके लीगल हायर के पास आगे चला गया है शेयर्स, या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई या ल्यूनेंसी हो गई है ना, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से आप मेंबर बन सकते हो। या फिर आप क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर एक्वायर, कुछ कंपनी में क्या होता है कि जो डायरेक्टर है उनको क्वालिफिकेशन शेयर होल्ड करने होते हैं, तो इसके थ्रू भी वो लोग मेंबर बन जाते हैं। अब आता है हमारी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होता, और उससे इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि गुड गवर्नेंस रहे और वो इम्पार्शियल और इनबाइस जजमेंट करे मैनेजमेंट के अंदर, मतलब उसका कंपनी से कोई खास पर्सनल लेना देना नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब प्रोविजन क्या होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब हर एक लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है कि एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब हो सकता है, अगर उसका कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है तो कंपनी से, मतलब ना वो मैनेजिंग है, ना होल टाइम है, ना कुछ है, और वो इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकता है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करा जाता है, जनरल मीटिंग में करा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म है 5 साल का, और उसको रिपॉइंट किया जा सकता है एक और कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल तक वो अपॉइंट हो सकता है, 5 साल नॉर्मली और अगले 5 साल के लिए स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है। देन रिम्यूनरेशन क्या होती है, तो देखो ऐसा कोई फिक्स स्टॉक या फिक्स रिम्यूनरेशन नहीं होती, उसकी सिटिंग फी या इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया जाता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो इंडिपेंडेंट है, और हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर वो इंडिपेंडेंट से अगर उसका स्टेटस चेंज होता है तो उसे इस बात का भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ मेरा स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है। और ये सेबी की रेगुलेशन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। और अगर पर्सन किसी एक कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, किसी भी लिस्टेड कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है एक भी, तो वो सिर्फ 3 लिस्टेड कंपनी को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यही सारी प्रोविजन जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई है ना, वही सारी प्रोविजन है, मैंने वही सारी डिटेल में लिखी है, आप रोक के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है अ डायरेक्टर आर समटाइम डिफाइंड एज एजेंट, समटाइम एज ट्रस्टी एंड समटाइम एज पार्टनर।
अब इस आपको बताना है कि डायरेक्टर की पोजीशन क्या है। तो देखो सही है, एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हो। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर जो है वो प्रिंसिपल कौन हो गया इसमें, कंपनी, और डायरेक्टर कौन हो गए, एजेंट। तो हम इस तरीके से आपको इसे इलैबोरेट करके लिखना है कि हाँ, डायरेक्टर जो है वो एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, जिसकी फिड्यूशरी पोजीशन होती है ना किसी के साथ, दैट इज ट्रस्टी, जो किसी के ट्रस्ट में काम कर रहा होता है। अब कंपनी की डायरेक्टर के साथ क्या है, फिड्यूशरी पोजीशन है, क्योंकि कंपनी जो है वो डायरेक्टर की जो कंपनी के साथ है वो फिड्यूशरी पोजीशन है, मतलब डायरेक्टर जो है वो कंपनी के लिए भले के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज अ पार्टनर। डायरेक्टर को कई बारी पार्टनर से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो क्वालिफिकेशन के बारे में तो सिर्फ एक ही मेन चीज़ मेंशन करी हुई है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ है। पहला, अगर डायरेक्टर अनसाउंड माइंड है, मतलब पागल हो चुका है, या वो इंसॉल्वेंट है और अभी तक इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज नहीं हुई है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिसक्वाली हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसे इम्प्रिजमेंट हुई है 6 महीने तक की, मतलब 6 साल की जेल, 6 महीने की, मतलब 6 महीने तक की अगर उसे जेल हुई है तो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा। और अगर उसे 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल हुई है तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है ना तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आता है एक्सप्लेन द वेरियस मोड थ्रू विच डायरेक्टर कैन बी अपॉइंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अपॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ना, वहाँ पे प्राइमरी अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर का, ठीक है, शेयर होल्डर्स के थ्रू। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन से डायरेक्टर को, अल्टरनेटिव डायरेक्टर को, या फिर जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, या फिर जो कैजुअल डायरेक्टर हैं, उन सबको ये लोग खुद से अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी है ना वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, और एनसीएलटी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, डू यू एग्री, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो देखो, वन पर्सन कंपनी को छोड़ के सारी कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही पड़ती है। अब इसके रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है कि जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 9 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इसके बाद जितनी भी जनरल मीटिंग होनी है, मतलब पहली एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के बाकी की जो जनरल मीटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 महीने बाद ही हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये सारी बाकी और प्रोविजंस है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जिसमें ये भी है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे के दिन पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकती, टाइमिंग क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। देन आता है who are called extraordinary general meeting by company discuss the various provision regarding extraordinary general meeting। देखो, एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब बुलाई जाती है, जब एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल में लास्ट में एक बार होती है, बट अगर कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली जाती है। तो कौन कौन बुला सकता है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके बाद अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, इसके बाद एनसीएलटी भी बुला सकती है। तो ये सारे लोग हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकते हैं, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट, डिस्कस एंड साइट द एप्रोप्रिएट एग्जांपल डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। तो 2 तरह के रिसोल्यूशन पास होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रिसोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन में क्या होता है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब अगर 5 लोग हैं तो एटलीस्ट 3 लोग सपोर्ट कर दें, मेजॉरिटी मिल गई, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास हो गया। बट स्पेशल रिसोल्यूशन में 75% मेजॉरिटी चाहिए ही होती है। और ये सारी चीज़ें हैं जो है रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन एंड स्पेशल रिसोल्यूशन, गिव एग्जाम्पल। तो सेम ही चीज़ है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको समझ तो आ ही गया है कि ऑर्डिनरी क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हु इज प्रॉक्सी, इज इट एसेंशियल फॉर प्रॉक्सी टू बी मेंबर ऑफ कंपनी। देखो, प्रॉक्सी कौन होता है, कई बार क्या होता है कि जो मेंबर है ना वो मीटिंग में नहीं जा पाते तो वो अपनी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को भेज देते हैं, दैट इज प्रॉक्सी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर ही हो, प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, बस उसके लिए ना पहले से बताना पड़ता है। मान लो ये रिंकू नहीं जा रहा, अपनी जगह पे टिंकू को भेज रहा है, तो इसे बताना पड़ेगा 48 आवर्स पहले कंपनी को कि मेरी जगह पे टिंकू आ रहा है, ठीक है। और जो टिंकू गया है ना वो फॉर्मल पोल में तो वोट कर सकता है, लेकिन हाथ ऊपर उठा के जो वोटिंग होती है उसमें वो वोट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्कशन में वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकता वहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि कैसे कोई मीटिंग जो है वो वैलिड मीटिंग होती है। तो सबसे पहले तो मीटिंग्स कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने बुलाई होनी चाहिए, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है मीटिंग बुलाने की, ठीक है। मीटिंग बुलाने के बाद कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि इस दिन पे मीटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी कोरम होनी चाहिए। मैंडेटरी कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए, कि इतने नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। और फाइनली जो मीटिंग है वो ढंग से चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के थ्रू होनी चाहिए, मतलब जो मीटिंग के ऊपर रिसाइड कर रहा होगा वो चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन अपॉइंट होना चाहिए जो कि चीज़ें कर रहा होना चाहिए। और फाइनली वोटिंग प्रोसीजर ढंग से होना चाहिए। और लास्ट में जो मीटिंग की जो मिनट्स हैं, जो मिनट्स होती हैं मीटिंग की, उनको भी लिखा जाता है कि प्रॉपर मेंटेन करा जाता है। मिनट्स क्या होती है? मिनट्स का मतलब वो नहीं आवर और मिनट वाली, मिनट्स मतलब मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, 2 मिनट्स, तो उनको भी लीगली मेंटेन करा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट 5 डिविडेंड ऑर्डर एंड बाइंडिंग अप। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो देखो रीअपॉइंटमेंट कितना और रीअपॉइंटमेंट और रोटेशन कैसे होगा। तो एक ऑडिटर जो है वो मैक्सिमम 10 साल तक कोई भी कंपनी को सर्व कर सकता है। उसके बाद 5 साल का इनका होता है कूलिंग पीरियड। इन 5 साल में उसे कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रखना होता, ठीक है। मान लो अगर एक आपका जो ऑडिटर है वो किसी फर्म का थ्रू था, मतलब ऑडिटर कोई पर्सन नहीं था बल्कि एक फर्म थी, और उस फर्म के अंदर जो रिंकू था वो आपका ऑडिटर था। अब 10 साल तक वो आपका कंपनी का ऑडिटर रहा, और फिर उसके बाद 10 साल कंप्लीट होने के बाद अपने कूलिंग पीरियड में उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। और फिर क्या होगा कि ना तो वो पहली वाली कंपनी जिसमें जो टिंकू था ऑडिटर, और अब जो कंपनी टिंकू ने ज्वाइन करी है, दोनों में से कोई सी भी कंपनी आपका ऑडिटर नहीं बन सकती, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो देखो अपॉइंटमेंट का क्या है कि जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का वो 30 दिन जो 30 दिन है रजिस्ट्रेशन के, उसके अंदर अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अगर जो पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया जाता है एज अ फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डे, ठीक है। अब जो रिमूवल है ऑडिटर का वो क्या है कि ऑडिटर को सिर्फ रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के हिसाब से, वैसे नहीं किया जा सकता। देन कैन ऑडिटर भी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। तो हाँ, ऑडिटर को हटाया जा सकता है उसके टर्म से एक्सपायर होने से पहले। कैसे? स्पेशल रिसोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद ही ऑडिटर को हटाया जाता है, ठीक है। ऑडिटर को भी चांस दिया जाता है कि वो अपनी बात रखे, उसकी भी सुनी जाती है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है वो भी ऑडिटर को हटा सकती है अगर उसे लगता है कि ऑडिटर कोई फ्रॉड कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या है? ये लीगल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंसॉल्वेंसी करी जाती है कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू। मतलब ऐसा होता है कि मान लो कोई कंपनी है, उसने क्या किया है, अपना डेट वो पे नहीं कर पाई, तो उस केस में उसका रिसोल्यूशन किया जाता है, मतलब उसको डिज़ोल्व किया जाता है, या तो डिज़ोल्व कर दिया जाता है, या फिर पहले कोशिश की जाती है कि रिकवर हो जाए। अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर डिज़ोल्व कर दिया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि कौन कौन इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है? या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जिनसे भी डेट लिया है वो लोग, या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद से, मतलब मान लो कोई कंपनी है उससे डेट पे नहीं करा जा रहा तो वो खुद से इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है। प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है NCLT में, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन NCLT जो है वो डिक्लेयर करती है अंडर द सेक्शन 14 ऑफ IBC। इस पीरियड में क्या होता है कि कोई भी स्यूट वगैरह ये सब नहीं करा जाता। देन इंटरीम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है और क्लेम कलेक्शन करा जाता है, मतलब पब्लिकली अनाउंस किया जाता है कि जिसका भी क्लेम है कंपनी के खिलाफ, जिसका भी डेट वगैरह है वो आके अपना क्लेम दे दो प्रूफ के साथ। देन उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है। इसके अंदर जनरली कौन होते हैं? इसके अंदर जनरली फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है कंपनी के, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर ये जो कमेटी है वो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है, जो कि कोशिश करता है कि कंपनी जो है पहले रिकवर हो जाए, अगर नहीं हो पाती तो फिर बाद में देखते हैं। देन फिर उसके बाद रिसोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करा जाता है। इंटरेस्टेड रिसोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करा जाता है कि किस तरीके से कंपनी को रिवाइवल कर सकते हैं, कैसे कंपनी ठीक हो सकती है, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग करके या फिर मैनेजमेंट चेंज करके, सेल ऑफ एसेट करके। देन उसके बाद रिसोल्यूशन प्लान को अप्रूव कराया जाता है बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, 66% से ज़्यादा की वोटिंग मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद जो रिसोल्यूशन प्लान है वो NCLT से भी अप्रूव करा जाता है,
उसके बाद जो टाइम लिमिट है CIRP की, वो यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या टाइम लिमिट है। उसके बाद अगर रिसोल्यूशन प्लान जो है वो फेल हो जाता है या उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलता, तो उस केस में कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो वॉलंटरी लिक्विडेशन में 7 स्टेप है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करो। सॉल्वेंसी मतलब कि आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करा, आपने किसी का कर्जा नहीं खाया है, बस कंपनी का मन कर रहा है, कंपनी ने ऐसा नहीं कि चीटिंग करके और अब अपनी जो है इंसॉल्वेंसी करा रही हो। ठीक है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्रेडिटर का अप्रूवल लेना पड़ता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है कि हाँ जी हम जो है बंद हो रहे हैं, हम अपने आप को लिक्विडेट करा रहे हैं। लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। लिक्विडेटर की ड्यूटी क्या होती है कि वो क्लेम वेरीफाई करे, स्टेक होल्डर लिस्ट प्रिपेयर करे, ओपन जो डेडिकेटेड बैंक अकाउंट है वो ओपन करे और सारी एसेट को सेल करके जो भी जिसका भी कर्जा है वो सब थोड़ा बहुत भी जो वापस कर दे। उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर डिसोल्यूशन हो जाता है। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपनी कैन बी कंपलसरी वाइंड अप। तो देखो NCLT जो है ना वो कंपलसरी भी वाइंड अप कर सकती है कंपनी को। अब इसके लिए पहले तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद क्या क्या रीज़न हो सकता है, तो सबसे पहले क्या है कि कंपलसरी वाइंडिंग अप क्यों हो सकता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट या थ्रेट है नेशन को, इसलिए, या फिर कंपनी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रही है, या फिर कंपनी ने जो एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं करे लगातार 5 साल तक, या फिर कोई और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड भी हो सकता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। किस तरीके से ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंड अप करती है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये पूरा आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवॉक। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसको रिवॉक नहीं कर सकते। सही बात है, अगर एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो कंपनी उसे रिवॉक नहीं कर सकती। कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है जिस दिन डिक्लेयर करा है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर उसको जो एंटायर डिविडेंड का अमाउंट है वो एक अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे ना करे, पेमेंट ना करे, ठीक है, तो उसके लिए उसको कंपनी को 18% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अनपेड अमाउंट तक। और जो भी पर्सन है इसमें डिफ़ॉल्ट में, कोई भी डायरेक्टर वगैरह, तो उसे 2 साल तक की सज़ा और 1000 रुपये हर डिफ़ॉल्ट के डे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से। दिन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पावर एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है गाइस, ये ना नोट्स में नहीं था। ठीक है, ये टॉपिक नोट्स से शायद रह गया है तो इसीलिए मैंने यहाँ डाला है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे करके ज़रूर चले जाना। ठीक है, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं वो पूरा 4 घंटे का लेक्चर देखा है तो और ये टॉपिक आपने नहीं वहाँ से कवर करा है तो प्लीज़ ये यहाँ से आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो देखो पावर क्या है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, तो पहले कंपोजिशन समझते हैं। तो कंपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले कौन कौन आता है इसमें, एक तो प्रेसिडेंट आता है ट्रिब्यूनल का। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, जज हाई कोर्ट का एटलीस्ट 5 साल तक जो प्रेसिडेंट बन सकता है। फिर जुडिशियल मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर क्यों होता है, ताकि लीगल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर सके किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्प्यूट है तो। कौन कौन बन सकते हैं जुडिशियल मेंबर, तो जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जिसने डिस्ट्रिक्ट जज को सर्व करा हो एटलीस्ट 5 साल तक, या फिर जो एडवोकेट रहा हो कोई 10 साल तक। देन उसके बाद टेक्निकल मेंबर होता है। टेक्निकल मेंबर मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी या कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो होते हैं। देन उसके बाद पावर क्या होती है, तो पावर क्या होती है कि एडजॉइंटिंग कंपनी डिस्प्यूट, मतलब कोई भी कंपनी का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें डिसीजन देने की पावर होती है। दूसरा मर्जर एंड अमलगेशन को अप्रूव करने की, अगर कंपनी जो है मर्ज कर रही है, अमलगेट हो रही है या फिर कोई और अरेंजमेंट हो तो उसको NCLT से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी को वाइंड अप करने की पावर होती है, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पावर है ना, उसके अंदर भी इसकी बहुत सारी पावर होती है। जैसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस इसके अंदर होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब करती है। देन उसके बाद कि वो क्लास एक्शन सूट को भी हेयर कर सकती है। क्लास एक्शन सूट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, एक मेंबर नहीं कई सारे मेंबर्स के अगर इंटरेस्ट को वायलेट किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वो साथ में मिलके जो है NCLT को अप्रोच करते हैं। देन उसके बाद इसके पास पावर है कि ये कंपनी के अफेयर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या चल रहा है, अगर उसे लग रहा है कि फ्रॉड है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके अलावा उसके पावर है सिविल कोर्ट जैसी, मतलब NCLT की जो पावर है ना वो सिविल कोर्ट जैसी है। वो किसी को भी बुला सकती है कि आप आओ, किसी को भी सम्मन कर सकती है। इसके अलावा वो एविडेंस जो है
उनको वेरीफाई कर सकती है। देन प्रोडिक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ रिक्वायरमेंट कर सकती है। देन कमीशन फॉर एग्जामिनर ऑफ विटनेस, रिव्यू कर सकती है अपने खुद के डिसीजन को। इसके अलावा कंटेम्प्ट पावर का मतलब क्या है कि अगर किसी ने भी एनसीएलटी के डिसीजन को फॉलो नहीं करा है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ भी करी है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। थैंक यू।